एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवतारा चक्र का महत्व। जीवन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर शुभ अशुभ मुहूर्त निकालना, गोचर और दशा के प्रभाव को समझने के लिए यह जन्म नक्षत्र के आधार पर 27 नक्षत्रों को 9-9 के समूह में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक समूह का अपना विशेष गुण होता है। नवतारा चक्र का महत्व। मुहूर्त का चुनाव। नवतारा चक्र का उपयोग किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे सही समय मुहूर्त चुनने के लिए किया जाता है। गोचर और दशा का विश्लेषण। यह ग्रहों के गोचर और दशाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद करता है, जिससे कि सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती है। स्वास्थ्य और कल्याण। छेम तारा जन्म नक्षत्र से चौथे, 13वें, 22वें नक्षत्र होते हैं, जो कि खुशी, स्वास्थ्य और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इन जन्म नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशी के लिए अच्छे होते हैं। फलित ज्योतिष के बारे में बात करें तो नवतारा चक्र का उपयोग फलित ज्योतिष में व्यक्ति के भाग्य, चरित्र और जीवन की घटनाओं को समझने के लिए किया जाता है। नकारात्मक प्रभाव। जन्म, विपत्ति, प्रत्यारी और निधन ताराएं अशुभ मानी जाती है। इन ताराओं में किए गए कार्य अक्सर असफल हो सकते हैं या उनका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। शुभ प्रभाव। संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र ताराएं शुभ मानी जाती है। इन ताराओं में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। नौ तारा चक्र के जो प्रकार हैं उसके बारे में बात करें तो जन्म तारा, यह वह नक्षत्र है जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है। क्षेम तारा की बात करें तो जन्म नक्षत्र चौथे, 13वें और 22वें नक्षत्र होते हैं। साधक तारा जन्म नक्षत्र से 5वें, 14वें, 23वें नक्षत्र होते हैं। संपत तारा जन्म नक्षत्र छठे, 15वें और 24वें नक्षत्र होते हैं। विपत्ति तारा जन्म नक्षत्र से 7वें, 16वें और 25वें नक्षत्र होते हैं। और प्रत्यंत्री तारा जन्म नक्षत्र से 8वें, 17वें और 26वें नक्षत्र होते हैं। और वध तारा जन्म नक्षत्र से 9वें, 18वें और 27वें नक्षत्र होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कृत्तिका है तो उसके लिए आर्द्रा, स्वाति और शत, विसर्ज, क्षेम तारे होंगे। इनका अर्थ है कि इन नक्षत्रों में जन्मे लोग उनके उसके स्वास्थ्य और कल्याण में सहायक होंगे। ज्योतिष में नवतारा क्या है? किसी के जन्म नक्षत्र से गणना करते हुए लगातार 9 नक्षत्रों को 9 अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उनके नाम और महत्व के नीचे सूचीबद्ध 10वें और 19वें नक्षत्र से आगे हम इसी तरह वर्गीकरण करते हैं, जिससे सभी 27 नक्षत्र शामिल हो जाते हैं। इस व्यवस्था या चक्र को वैदिक ज्योतिष में नवतारा चक्र कहा जाता है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि तारा चक्र कूट क्या होता है? हम बात कर रहे हैं कि चुक चक तारा चक्र कूट क्या है? तारा चक्र जो भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का एक चक्र जो किसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र शुरू होता है। इसमें 9 तारे या चक्र होते हैं, जिसमें प्रत्येक के अलग-अलग गुण होते हैं, जैसे जन्म खतरे का, संपत्त समृद्धि का, विपत्ति का, क्षेम सुरक्षा का, प्रत्यत्री शत्रुता का, साधक सफलता, वध विनाश और मित्र दोस्ती और अति मित्र गहरी दोस्ती। यह ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन के विभिन्न पहलुओं और मुहूर्तों को समझने में मदद करता है। ताराओं का वर्गीकरण। जन्म तारा जन्म के समय के खतरे और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। संपत्ति जो तारा है वो धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। विपत्ति तारा जो रहता है विपत्ति, कठिनाई और दुर्घटनाएं देता है। क्षेम तारा जो सुरक्षा, शांति और स्वास्थ्य। प्रत्येतरी तारा शत्रुता, बाधाएं और संघर्ष। साधक तारा सफलता और प्रगति। वध तारा विनाश, गंभीर बीमारियां और भाग्य में कमी। मित्र तारा दोस्ती और सहयोग और सहायता। अति मित्र गहरी दोस्ती, रिश्ते और आराम। उपयोगिता है यह चक्र व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करता है। इसका उपयोग कुंडली मिलान, शुभ मुहूर्त के चयन के लिए किया जाता है। जन्म, विपद, वध जैसी अशुभ ताराओं में शुरू किए गए कार्य अशुभ फल देते हैं।
और जबकि शुभ ताराओं में किए गए कार्य सफलता देते हैं। अब हम जो बात करेंगे कि नवतारा चक्र क्या है? नवतारा चक्र क्या है? नवतारा चक्र वैदिक ज्योतिष के प्रणाली को जो 27 नक्षत्रों को 9-9 के 3 समूह में विभाजित किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, कल्याण पर नक्षत्रों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। ये व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से शुरू करके प्रत्येक 9 नक्षत्र के समूह को तारा कहते हैं और उनके आधार पर गुण और अशुभ प्रभावों का निर्धारण करते हैं। नवतारा चक्र क्या है? एक ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जो किसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर आधारित होती है। 27 नक्षत्रों को 3 समूह में बांटा जाता है। हर समूह में 9-9 नक्षत्र होते हैं, जिन्हें नवतारा कहते हैं। जन्म नक्षत्र के आधार पर गणना करके यह निर्धारण किया जाता है कि कौन सा तारा शुभ है और कौन सा अशुभ है। नवतारा चक्र का उपयोग स्वास्थ्य और कल्याण। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। शुभ मुहूर्त, यह किसी व्यक्ति के कुंडली के विशेष शुभ मुहूर्त निकालने में मदद करता है। समस्याओं का समाधान, कैरियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दशाओं का प्रभाव, यह विषुवंतरी दशा के परिणामों को ठीक करने में मदद करता है। नवतारा के जो प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। शुभ तारा में संपत्ति जो धन, क्षेम जो सुख, साधक यानी साधना, मित्र यानी दोस्त, अति मित्र यानी बहुत दोस्त जैसे तारे शुभ माने जाते हैं। अशुभ तारा में जन्म, विपत्ति जो खतरा, विरोधी, वध, हत्या जैसे तारे अशुभ माने जाते हैं। नवतारा का महत्व, कार्य का परिणाम, शुभ तारे में किए गए कार्य में सफलता मिलती है, जबकि अशुभ तारे में किए गए कार्य का बुरा परिणाम हो सकता है। जीवन का मार्ग, यह एक प्राचीन पद्धति है जिसका उपयोग प्राचीन काल में राजा महाराजा करते थे। ये बताते थे कि जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन और ग्रहों का चयन कैसे करें। ज्योतिषीय विश्लेषण, यह कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और भाग्य को समझने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे कि सबसे भाग्यशाली नक्षत्र कौन सा होता है। हम बात करेंगे कि सबसे भाग्यशाली नक्षत्र कौन सा होता है। सबसे भाग्यशाली नक्षत्र के बारे में बात करें तो ये पुष्य नक्षत्र माना जाता है, जिसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। ऐसे सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इनके स्वामी शनि और गुरु बृहस्पति हैं। शुभ कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र को नए सामान, सोना, चांदी खरीदने और शुभ कार्य करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। जन्म के समय, इस नक्षत्र में जन्मे जातक भाग्यशाली, संपन्न, नियम पालन करने वाले और सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले माने जाते हैं। अन्य गुण, इस नक्षत्र के लोग मेहनती, अध्यात्म में रुचि रखने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे नवतारा सिद्धांत किससे संबंधित है। हम बात कर रहे हैं कि नवतारा सिद्धांत किससे संबंधित है। नवतारा सिद्धांत का वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों की स्थिति और उनके प्रभावों के विश्लेषण से है। यह सिद्धांत व्यक्ति के जन्म नक्षत्र जहाँ चंद्रमा का जन्म के समय का स्थान था, उसके आधार पर 27 नक्षत्रों को 9-9 के 3 समूह में विभाजित करते हैं, जिसका उपयोग ग्रहों की दशा, गोचर और अन्य घटनाओं के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। नवतारा सिद्धांत के जो मुख्य पहलू है उसमें जन्म नक्षत्र पर आधारित है। यह सिद्धांत व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से शुरू होता है और फिर अन्य नक्षत्रों के प्रभाव को मापता है। 9-9 के समूह जो 27 नक्षत्रों को 3-3 के 9 समूह में बांटा जाता है, जिन्हें नवतारा कहते हैं। ज्योतिषीय भविष्यवाणी, इसका उपयोग वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और गोचर के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है।
सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। प्रत्येक समूह के नक्षत्रों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं, जैसे धन, खतरा, कल्याण, बाधाएँ, सिद्धि और मित्र। उदाहरण के लिए यदि आप जन्म नक्षत्र से 90, 18वें और 27वें नक्षत्र गोचर करते हैं, तो एक समान परिणाम देगा। संबंधित सिद्धांत: यह सिद्धांत नक्षत्रों के प्रभाव को समझने में मदद करता है, जो व्यक्ति के जीवन में धन, स्वास्थ्य और अन्य घटनाओं को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत दशा और भुक्ति महादशा की सटीक व्याख्या करने में सहायक होता है। अब 5 सबसे बड़े नक्षत्र कौन-से हैं? वैदिक ज्योतिष की बात करें तो 5 महानक्षत्रों में रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी और रेवती हैं का विशेष महत्व है, क्योंकि ये अपनी विशेषताओं और व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सबसे अमीर नक्षत्र कौन-सा है? रोहिणी नक्षत्र संपत्ति खरीदने के लिए सर्वोत्तम नक्षत्रों में से एक है। यह समृद्धि, विकास, स्थिरता से जुड़ा है। यदि आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं, आवासीय या निवेश संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, तो रोहिणी नक्षत्र के दौरान शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि नवतारा पद्धति क्या है? हम चर्चा करेंगे कि नवतारा पद्धति क्या है? नवतारा पद्धति के बारे में बात करें तो वैदिक ज्योतिष में एक विश्लेषण प्रणाली है, जो 27 नक्षत्रों को जन्मकालीन चंद्र नक्षत्र से शुरू करते हुए 9-9 के 3 समूहों में विभाजित करती है। इसका उपयोग ग्रहों के गोचर, दशाओं के प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है, जिससे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं और मुहूर्तों के शुभ-अशुभ समय का पता लगाने में मदद मिलती है। नवतारा पद्धति के बारे में मुख्य बातें: समूह के बारे में बात करें तो 27 नक्षत्रों के 3 समूहों में बाँटती है, जिसमें प्रत्येक समूह में 9 नक्षत्र होते हैं और जन्म नक्षत्र से शुरुआत करके 9-9 नक्षत्रों के समूह को बनाए जाते हैं। प्रभाव: इन समूह को विशिष्ट गुण दिए जाते हैं और प्रणाली व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के आधार पर नक्षत्रों के प्रभावों की व्याख्या करती है। शुभ और अशुभ: प्रत्येक तारा समूह का एक विशेष प्रभाव होता है। कुछ तारे शुभ माने जाते हैं, जबकि अन्य अशुभ। उदाहरण के लिए सम संख्या वाले और 90 तारे अक्सर शुभ होते हैं और विषम संख्या वाले तारे अशुभ हो सकते हैं। गोचर और दशा विश्लेषण: ग्रहों के गोचर और दशाओं के प्रभाव को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुहूर्त: ये किसी भी कार्य के लिए शुभ समय मुहूर्त तय करने में मदद करती है। भविष्यवाणी: यह ग्रहों की चाल के आधार पर जीवन की जो घटनाएँ हैं, चुनौतियाँ हैं और प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण: यह बताया गया कि सब ग्रह किसी शुभ तारा समूह में गोचर करता है, तो यह शुभ फल देता है, और यदि यह किसी अशुभ तारा में समूह को पीड़ित करता है, तो ये खतरा पैदा कर सकता है। कौन से नक्षत्र के लोग सबसे सुंदर होते हैं? भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी आकर्षक और सुंदर होते हैं। व्यवहार कुशल और मृदुभाषी होते हैं और इनका मिलनसार स्वभाव लोगों को आकर्षित करता है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि सबसे अशुभ नक्षत्र कौन-सा है? हम चर्चा कर रहे हैं कि सबसे अशुभ नक्षत्र कौन-सा है? इस तो बात करेंगे तो अश्लेषा, मघा, भरणी और कृत्तिका नक्षत्रों को सबसे अशुभ माना जाता है और इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल जो अश्विन, अश्लेषा, मघा और मूला और रेवती, ये जो मूल नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों को भी गंडमूल या सतेशा कहा जाता है, जो अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। खासकर बच्चों के जन्म के लिए इन जन्म नक्षत्रों में जन्म लोगों के लिए विशेष शांति पूजा का विधान है, ताकि उनके जीवन पर पड़ने वाले जो नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। अशुभ और गंडमूल नक्षत्र: अश्लेषा, मघा, भरणी और कृत्तिका, ये नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं और इनमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र:
इनमें अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र आते हैं। अशुभ प्रभाव: इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कष्टकारी माना जाता है। उपाय: गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के लिए 27 दिन बाद विशेष पूजा और शांति अनुष्ठान करवाना शुभ माना जाता है, ताकि जो नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। सास के लिए कौन सा नक्षत्र खराब है? अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या को सास की क्षति होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या के ज्येष्ठ की क्षति होती है तथा विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या के देवर के सुख में कमी होती है। कौन सा नक्षत्र धनवान होता है? घनिष्ठा का अर्थ है सबसे धनवान। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही धनवान होते हैं। खराब नक्षत्र कौन से होते हैं? ज्योतिष शास्त्र में अश्लेषा, मघा, कृत्तिका और भरणी नक्षत्र को सबसे खराब नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस नक्षत्र में जन्मे जातक का भविष्य सामान्य होता है और उनके भविष्य पर इस नक्षत्र का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में जो नवतारा विधि क्या है? यह प्रणाली 27 नक्षत्रों को जन्मकालीन चंद्रमा के नक्षत्र शुरू करते हुए 3-3 के 9 समूह में विभाजित करते हैं और इन समूह को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी निश्चित समय पर नक्षत्रों में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ग्रहों के गोचर या मुहूर्त शुभ समय के प्रभावों को समझने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि नवतारा चक्र क्या है। हम जो बात कर रहे हैं कि नवतारा चक्र क्या है, इसके बारे में अब बात करने की प्रयत्न करते हैं। नवतारा जो चक्र है, यह वैदिक ज्योतिष की एक प्रणाली है जिसमें 27 नक्षत्रों को 9-9 के 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण पर नक्षत्रों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। ये व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से शुरू करके प्रत्येक 9-9 नक्षत्रों के समूह को तारा कहते हैं और उनके आधार पर शुभ और अशुभ प्रभावों का निर्धारण किया जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र एक महत्वपूर्ण पद्धति है जो किसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर आधारित होती है। 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में बाँटा जाता है। हर समूह में 9-9 नक्षत्र होते हैं जिसे नवतारा कहते हैं। जन्म नक्षत्र के आधार पर गणना करके यह निर्धारित किया जाता है कि कौन-सा तारा शुभ है और कौन-सा अशुभ है। नवतारा चक्र का उपयोग स्वास्थ्य और कल्याण: इसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। शुभ मुहूर्त: यह किसी व्यक्ति के कुंडली के विशिष्ट शुभ मुहूर्त निकालने में मदद करता है। समस्याओं का समाधान: करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दशाओं का प्रभाव: यह विषंतरी दशा के परिणामों को ठीक करने में मदद करता है। नवतारा के जो प्रकार है उसमें शुभ तारा में संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र जैसे तारे शुभ माने जाते हैं। अशुभ तारे में जन्म, विपत्ति, प्रत्यंत्री और वध जैसे तारे अशुभ माने जाते हैं। नव तारे का महत्व: कार्य का परिणाम: शुभ तारे में किए गए कार्य में सफलता मिलती है, जबकि अशुभ तारे में किए गए कार्य का बुरा परिणाम हो सकता है। जीवन का मार्ग: यह एक प्राचीन पद्धति है जिसका उपयोग प्राचीन काल में राजा महाराजा करते थे और बताते थे कि जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन और ग्रहों का चयन कैसे करें। ज्योतिषी विश्लेषण: यह कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और भाग्य को समझने में मदद करता है। हम जो अब चर्चा करेंगे कि मूल कैसे उतारें। हम बात कर रहे हैं कि मूल कैसे उतारे जाते हैं। मूल को उतारने के 2 मुख्य तरीके हैं। गणित में समीकरणों को हल करने के लिए मूल निकालने वाली विधियों का उपयोग किया जाता है, जबकि ज्योतिष में जन्म के समय मूल नक्षत्र के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए मूल शांति की पूजा की जाती है। ज्योतिषीय मूल शांति कब करें? बच्चे के जन्म के लगभग 27 दिन बाद जब मूल नक्षत्र फिर से आता है तो शांति पूजा करानी चाहिए। तरीका: माता-पिता और बच्चा साफ कपड़े पहनकर एक आसन पर बैठे एक पंडित की देख-रेख में बच्चे के हाथ में कुश और थोड़ा-सा जल दें
और विनियोग मंत्र बोलें और मंत्रों को ध्यान से सुनें। कुछ विधियों में बच्चों के हाथ से सर्प का दान कराना, काल सर्प पूजा कराना भी शामिल है। 27 दिन तक बच्चे के पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए जब तक कि पंडित के बताए अनुसार पूजा न हो जाए। अन्य उपाय, माता-पिता को बच्चे को 8 साल का होने तक ओम नमः शिवाय का जाप कराना चाहिए। अगर बच्चा बीमार है तो उसकी माँ को 8 साल की उम्र तक हर पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। बच्चे के जन्म नक्षत्र के अनुसार गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव जैसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए। गणित में मूल निकालना, इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। हम बात कर रहे हैं सभी नक्षत्रों का राजा कौन-सा है? सभी नक्षत्रों का राजा कौन-सा नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र जो है वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में 8वां स्थान माना जाता है। इसमें पुष्प पुष्य नक्षत्र को राजा माना गया है। इसका स्वामी शनि ग्रह होता है और इसका प्रतीक का जो है गाय का थन है, जो पालन-पोषण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शुभ और अशुभ नक्षत्र कौन से हैं? शुभ नक्षत्रों में रोहिणी, अश्विनी, पुष्य, हस्त और स्वाति शामिल है, जिनमें मांगलिक कार्य करना शुभ होता है। इसके विपरीत भरणी, कृत्तिका, मग्गा, अश्लेषा अशुभ नक्षत्र माने जाते हैं, जिससे बचा जाना चाहिए। शुभ नक्षत्र की पूरी बात करें तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। अशुभ नक्षत्र भरणी, कृत्तिका, मघा और अश्लेषा। मध्यम नक्षत्र में पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आद्रा, मूल, शतभिषा। फूल कुछ जो खास नक्षत्र है उसके बारे में बात करें तो पंचक नक्षत्र, घनिष्ठा अंतिम 2 चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों में कुछ विशेष कार्यों जैसे लकड़ी, छत का या फर्नीचर बनवाना से बचना चाहिए। गंडमूला, अश्लेषा, मघा, मूला और रेवती जैसे नक्षत्रों को उग्र श्रेणी का माना जाता है। कौन से नक्षत्र की महिलाएं सुंदर होती है? रोहिणी नक्षत्र की स्त्रियां स्वभाव से बेहद सुंदर, आकर्षक और सौम्य होती है। प्यार का नक्षत्र कौन सा है? कृत्तिका, चित्रा नक्षत्र। कृत्तिका उनसे प्यार करती है और उन्हें प्यार करती है। नवतारा सिद्धांत किससे संबंधित है? हम अब बात कर रहे हैं कि नवतारा सिद्धांत किससे संबंधित है। नवतारा सिद्धांत का संबंध वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों की स्थिति और उनके प्रभावों के विश्लेषण से है। यह सिद्धांत व्यक्ति के जन्म नक्षत्र जहाँ चंद्रमा का जन्म के समय का स्थान के आधार पर 27 नक्षत्रों को 9-9 के 3 समूह में विभाजित किया जाता है, जिनका उपयोग ग्रहों की दशा, गोचर और अन्य घटनाओं के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। नवतारा सिद्धांत के मुख्य पहलू, जन्म नक्षत्र पर आधारित यह सिद्धांत व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से शुरू होता है और फिर अन्य नक्षत्रों के प्रभाव को मापता है। 9-9 के जो समूह हैं, 27 नक्षत्रों को 3-3 के 9 समूह में बांटा जाता है, जिन्हें नवतारा कहते हैं। ज्योतिषीय भविष्यवाणी, इसका उपयोग वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और गोचर के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, प्रत्येक समूह के नक्षत्रों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं, जैसे धन, खतरा, कल्याण, बाधाएं, सिद्धि और मित्र। उदाहरण, यदि आप जन्म नक्षत्र 9वें, 18वें, 27वें नक्षत्र में गोचर करते हैं तो एक समान समान परिणाम देगा। संबंधित सिद्धांत, यह सिद्धांत नक्षत्रों के प्रभाव को समझने में मददगार है, जो व्यक्ति के जीवन में धन, स्वास्थ्य और अन्य घटनाओं को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत दशा और भुक्ति महादशा की सटीक व्याख्या करने के में सहायक होती है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि मूल शांति कितने दिन में करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं
कि मूल शांति कितने दिन में करनी चाहिए? मूल शांति जन्म के 27वें दिन या 27 साल के भीतर की जाती है। हालाँकि सबसे अधिक प्रचलित महत्वपूर्ण समय जन्म के 27वें दिन पर होना चाहिए। जब मूल नक्षत्र फिर से आता है, यदि 27 दिन के भीतर नहीं हो पाता तो कुछ विद्वान इसे 8 साल बाद या 100वें दिन में भी करने की सलाह देती है, लेकिन मुख्य रूप से 27वें दिन की ही होती है। 27वें दिन के बारे में बात करें तो ये सबसे शुभ और पारंपरिक समय है। इस दिन शांति पूजा की जाती है और उसके बाद ही पिता बच्चे का मुख दे सकते हैं। 27 साल के भीतर यदि किसी कारणवश 27वें दिन शांति नहीं हो पाती तो 27 साल के भीतर पूरा किया जा सकता है। अन्य जो विकल्प हैं उसमें कुछ उद्यान इसे 8वें दिन या 100वें दिन जैसे अन्य समय पर भी करने की सलाह देते हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। विवाह के समय यदि यह शांति बहुत ज़रूरी है और ऊपर बताए गए समय पर नहीं हो पाती है तो विवाह के समय भी की जा सकती है, लेकिन यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। मूल नक्षत्र का कौन-सा चरण खराब होता है? मूल नक्षत्र के पहले 3 चरण जो अशुभ माने जाए, जबकि चौथे चरण में शांति पाठ के बाद शुभ फल मिलते हैं। इस पहले चरण में पिता को कष्ट और हानि, दूसरे में माता को और तीसरे में धन का नाश होता है। पहला चरण पिता के लिए कष्ट और हानि, दूसरा चरण माता के लिए कष्ट और हानि, तीसरा चरण धन का नाश, चौथा चरण शांति पाठ के करने के बाद अत्यंत शुभ फलदायक होता है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि सबसे जो भाग्यशाली नक्षत्र कौन-सा होता है। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सबसे भाग्यशाली नक्षत्र कौन-सा होता है। सबसे जो भाग्यशाली नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्र माना जाता है, जिसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इसे सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। अ, और इसे सभी नक्षत्रों में शुभ और पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके स्वामी जो हैं शनि और गुरु बृहस्पति हैं। शुभ कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र को नए सामान, सोना, चांदी खरीदने और शुभ कार्य करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। जन्म के समय इस नक्षत्र में जन्मे जातक भाग्यशाली, संपन्न, नियम पालन करने वाले और सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले माने जाते हैं। अन्य शुभ इस नक्षत्र के लोग मेहनती, अध्यात्म में रुचि रखने वाले और दूसरों की सेवा करने वाले माने जाते हैं। खराब नक्षत्र कौन से हैं? ज्योतिष शास्त्र में अश्लेषा, मघा, कृत्तिका और भरणी नक्षत्र को सबसे खराब नक्षत्र माना जाता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के जन्म के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र कौन-सा है? हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के जन्म के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र कौन-सा है? बच्चे के जन्म के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि इसे पोषण का तारा कहा जाता है। इसके अलावा अश्विनी, भरणी, मघा, अनुराधा, रोहिणी, हस्त और स्वाति जैसे कई अन्य नक्षत्रों को भी शुभ माना जाता है। सबसे शुभ नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र है। इसे इसे संतान प्राप्ति और सभी शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे आमतौर पर दयालु, महत्वाकांक्षी और पोषण करने वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे बहुत ही प्रगतिशील और आगे बढ़ने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र यह नक्षत्र शक्ति और संतान से जुड़ा है। इसे भी संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र यह भी एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। अन्य अशुभ अन्य अशुभ नक्षत्रों के बारे में बात करें तो अन्य शुभ नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी नक्षत्र में जन्म लेना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। प्रत्येक नक्षत्र के अपने गुण होते हैं और शुभता और अशुभता का निर्धारण
बच्चे की पूरी जन्म कुंडली और माता-पिता की कुंडली से जुड़े अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। 5 सबसे बड़े नक्षत्र कौन-से हैं? वैदिक ज्योतिष से 5 महानक्षत्रों में रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी और रेवती का विशेष महत्व है, क्योंकि ये अपनी विशिष्ट विशेषताओं और व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे अशुभ नक्षत्र कौन-सा है? सबसे अशुभ नक्षत्र कौन-सा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अश्लेषा, मघा, भरणी, कृत्तिका नक्षत्रों को सबसे अशुभ माना जाता है। इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल, अश्विन, अश्लेषा, मघा, मूला, रेवती जो मूल नक्षत्र हैं, जो कि गंडमूल या कहलाते हैं, जो अत्यंत ही अशुभ माने जाते हैं, खासकर बच्चों के जन्म के लिए। इन नक्षत्रों में जन्मे लोगों के लिए विशेष शांति पूजा का विधान है, ताकि उनके जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। अशुभ गंडमूल नक्षत्र अश्लेषा, मघा, भरणी और कृत्तिका ये नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। इनमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र के बारे में बात करें तो इनमें अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र आते हैं। अशुभ प्रभाव इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्ति उनके परिवार के सदस्यों के लिए कष्टकारी माना जाता है। उपाय गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के लिए 27 दिन बाद विशेष पूजा, शांति और अनुष्ठान करवाया शुभ माना जाता है, ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि क्या मूल में पैदा होना शुभ है या अशुभ? मूल में पैदा होना शुभ है या अशुभ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मूल लक्षण में पैदा होना शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है। ये पूरी तरह से अशुभ नहीं है। यदि इन लक्षणों में जन्म लेने वाला बच्चा शुभ प्रभाव में होता है, तो वह बहुत ही भाग्यशाली, तेजस्वी और एक अलग मुकाम हासिल करने वाला हो सकता है। हालाँकि ज्योतिष के अनुसार इसे अशुभ ही माना जाता है और ऐसे बच्चों की सेहत, भाग्य या परिवार को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है। इसलिए जन्म के बाद कुछ खास उपाय और पूजा-पाठ कराना ज़रूरी हो जाता है। शुभ प्रभाव के बारे में बात करें तो सकारात्मक प्रभाव, यदि बच्चे पर ग्रहों का शुभ प्रभाव है तो वह तेजस्वी, यशस्वी और एक खोजकर्ता बन सकता है। अलग पहचान, ऐसे जातक सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से कुछ हटकर सोचते हैं और जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। अशुभ प्रभाव और उपाय, नकारात्मक प्रभाव, अगर ग्रहों का अशुभ प्रभाव है तो बच्चा क्रोधी, घमंडी, विलासी हो सकता है। अशुभ फल, कुछ मामलों में यह माता-पिता या मामा के लिए अशुभ फल देने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य पर असर, जन्म के समय 8 साल की उम्र तक बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। नियम और उपाय, मूल नक्षत्र की शांति, जन्म के 27 दिन के अंदर मूल नक्षत्र की शांति कराना चाहिए, जब वही नक्षत्र दोबारा आए। पिता को वर्जित, जन्म के बाद 27 दिनों तक पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। नियमित जाप, बच्चे को 8 साल तक होने तक माता-पिता को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और अन्य उपाय, बच्चे की सेहत अच्छी रहे इसके लिए माता को पूर्णिमा का उपवास कर रखना चाहिए और पूजा-पाठ और दान पुण्य जैसे उपाय करने चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेना अशुभ या शुभ दोनों हो सकता है। यह पूरी तरह से बच्चे की कुंडली के अन्य ग्रहों के प्रभाव में निर्भर करता है। इसलिए शांति पूजा और उपाय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन उपायों से घरों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और सकारात्मक फलों को बढ़ाया जा सकता है। सबसे भाग्यशाली नक्षत्र कौन-सा है? सबसे भाग्यशाली नक्षत्र पुष्य नक्षत्र माना जाता है, जिसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इसे सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इनके जो स्वामी हैं शनि और गुरु बृहस्पति हैं। शुभ कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र को नए सामान, सोना, चांदी खरीदने और शुभ कार्य करने के लिए
सबसे पवित्र माना जाता है। जन्म के समय इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं भाग्यशाली, संपन्न, नियम पालन करने वाले, सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले माने जाते हैं। अन्य गुण, इस नक्षत्र के लोग मेहनती और अध्यात्म में रुचि रखने वाले और दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं। पुत्र जो प्राप्ति के लिए कौन-सा नक्षत्र अच्छा होता है? अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन-सा नक्षत्र अच्छा होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्य, भरणी, अश्विनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा जैसे नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि कुछ नक्षत्रों जैसे मघा और मूल को पुत्र प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इससे संतान के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, यह बृहस्पति द्वारा शासित और इसमें जन्म लेने वाले बच्चों में दया और सौभाग्य के जैसे गुण होते हैं। भरणी नक्षत्र इसे संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह प्रजनन क्षमता और जन्म से जुड़ा है। अश्विनी नक्षत्र ये भी एक शुभ नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद तीन नक्षत्रों को भी गर्भाधारण के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये नक्षत्र भी उत्तम संतान प्राप्ति के लिए अच्छे माने जाते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए जो वर्जित नक्षत्र है मघा और मूल नक्षत्र, इन नक्षत्रों को पुत्र प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे संतान के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतिरिक्त जानकारी, गर्भधारण के लिए शुभ दिन नक्षत्र के साथ साथ ज्योतिषी कारकों को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जैसे कि चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त में गर्भधारण करने से प्रयास करने से संतान के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शुभ नक्षत्रों के अलावा पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी जैसे विशेष व्रत पूजा की जाती है। बात करेंगे गर्भधारण के लिए कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं। गर्भधारण के लिए रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा तीनों उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद शुभ माना जाए। इसके विपरीत मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, मूल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गर्भधारण करने से बनना चाहिए। शुभ नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। वर्जित नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, मूल, पूर्वा भाद्रपद। आज हमने जो बात की है, जो हमने नवतारा चक्र के बारे में बात की है, ये ज्योतिष के अनुसार हमने विभिन्न पहलुओं पे चर्चा की, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और ये जो ज्ञान है, अगर ये आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो हमें चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। और ये सब वीडियो को शेयर करके आप अपने परिवार में, अपने जो पहचान वाले हैं और साथ में मित्र मंडली और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे जो जानकारी है इसका वो सभी लोग का लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।